हेलो दोस्तों। आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड आज की इस वीडियो में मैं जो वो इंट्रोडक्शन पार्ट थी उससे थोड़ी सी और बची है। एंड मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कैसा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर व्हाट कम्स नेक्स्ट लिखा है। ओके, उसके बाद ही एक पेज खाली है पूरी। उसके बाद ये जो पार्ट वन होती है इस बुक की, पार्ट वन जो कि टू सिस्टम, वो टू सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हुई है। ओके, उसके बाद और एक पेज खाली है। उसके बाद फिर से यहाँ पर स्टार्ट हुई है। एंड जो टू सिस्टम पार्ट होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है। आई थिंक जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये सारे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, तो आज इसी के ऊपर मैं आज रीडिंग करेंगे इसे। तो फिर क्या करते हैं। ओके, मैं इसे रीडिंग करना शुरू करने से पहले यस्टरडे जो भी बात किए थे उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो यस्टरडे की बात करा जाए कि ओरिजिन। ओके, ओरिजिन क्या है, मतलब इस बुक की ओरिजिन क्या है कि जो ऑथर्स एक आमस जो कि एक हेरव्यू यूनिवर्सिटी का जेरूसलम में पढ़ा रहे थे, एक प्रोग्राम, एक सेमिनार ले रहे थे। इस डैनियल कैनिन जो कि ऑथर हैं इस बुक की। एंड इसमें वो आमोस आमोस को मिलते हैं और मिल के वो इसके ऊपर इंट्यूटिव प्रोग्राम रिसर्च के ऊपर ये काम करते हैं, स्टडी करते हैं। 14 साल कोलैबोरेशन करने के बाद बहुत सारे स्टडीज मिलते हैं। बहुत सारे स्टडीज को इसमें इस बुक में वो फिट करके रखे हैं। ओके, एंड नाउ आज मैं पढ़ने वाला हूँ व्हाट कम्स नेक्स्ट। ओके, व्हाट कम्स नेक्स्ट। ओके, उससे पहले आप सभी को फिर से स्वागत करना चाहूँगा मेरी इस वीडियो में, आज की वीडियो में। तो ओके, शुरू करने से पहले मैं मेरी एक थॉट, आज की एक अच्छी थॉट के बारे में बात करूँ। सुबह में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया था अपने आप से, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी अच्छी लगी, एक क्वेट कह सकते हो या जो भी। वो क्या है कि रिस्क रिस्क इज बेटर देन द रिग्रेट। रिग्रेट से बेहतर रिस्क है। एंड इसके ऊपर मैं बहुत सारे अपने आप से बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था, अपने आप से ही बहुत सारे। एंड उसमें बहुत सारे सोचने के बाद मुझे भी ठीक लगा कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो भी अभी मुझे तो बहुत साल नहीं हुआ है कि जो ज़िंदगी को मैंने देखा है, बट जितनी भी मैं जिया हूँ ज़िंदगी, जो भी अभी तक जितनी भी मेरी ईयर्स है, जब तक मैं मेरी आंखें खुली है, उसमें तो मुझे महसूस हुआ है कि हाँ, रिस्क इज़ बेटर दैन द रिग्रेट। रिग्रेट ना चुभती रहती है हर वक्त अगर तुम उस चीज़ को नहीं करा होगा। एंड लास्ट में जब आपकी एज हो जाएगी तो ये चीज़ करा होता तो अगर सही होता, उस वक्त इस चीज़ को मैं करा होता तो शायद मैं कहीं पे और कहीं जगह पे होता। ऐसे रिग्रेट होने से बेहतर कि आप रिस्क ले लो। फेल पास की कोई इसमें तो खेल नहीं है। अगर पास हो जाओगे तो बेहतरीन है। अगर फेल भी हो जाते हो उस काम में तो भी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा उसमें। ओके, आज के लिए आज ये था, आज के दिन का ये क्वेट था। एंड नाउ मैं कमिंग आता हूँ आज की जो मेरी रीडिंग टॉपिक है, द व्हाट कम्स नेक्स्ट। ओके, द बुक इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, जो कि मैं ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन पार्ट थी उसमें मैं बात कर चुका हूँ, जो पहले वीडियो। एंड पार्ट वन प्रेजेंट्स द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टू सिस्टम्स अप्रोच टू जजमेंट एंड चॉइस। एंड जो पहली पार्ट जो बात कर रही है दो सिस्टम के बारे में, जो कि अप्रोच कर रही है जजमेंट एंड चॉइस के ऊपर। इट elaborates the distinction between the automatic operation system 1 and the controlled operation system 2, and shows how associative memory, the core of the system 1, continually constructs the coherent interpretation of what is going on in our world at any instant. And I attempt to give a sense of complexity and richness of automatic
and often unconscious process that underlie intuitive thinking, and how these automatic processes explain the heuristic of judgment. A goal is to introduce a language for thinking and talking about the mind. ओके okay, जो पार्ट वन होता है वो एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट जो कि टू सिस्टम अप्रोच करता है जजमेंट एंड चॉइस। यहाँ पर टू सिस्टम कौन सी है? टू सिस्टम, सिस्टम वन, सिस्टम टू। जो सिस्टम वन होता है वो ऑटोमेटिक जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी ऑपरेशन होता है हमारे माइंड में, उसके ऊपर बात करता है। जो कंट्रोल टू होता है जो कि कंट्रोल, पूरी कंट्रोल है उसी चीज पर ऊपर हमारी, उसे सिस्टम टू कहा गया है। एंड इनके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में इसमें बात किया गया है। ओके, एंड द पार्ट टू है अपडेट्स द स्टडी ऑफ जजमेंट ह्यूरिस्टिक्स एंड एक्सप्लोर ए मेजर पजल। जो पार्ट टू है इस बुक की, वो बात कर रही है मेजर ह्यूरिस्टिक, मेजर पजल्स, जो एक्सप्लोर करेगी, बेहद और मज़ेदार करने वाला है इस चीज़ को। ओके, इसे समझने में बहुत मज़ेदार होने वाली है, उसे मज़ेदार बनाती है ये पार्ट टू। एंड वाई इट इज़ डिफिकल्ट सो फॉर अस टू थिंक स्टैटिस्टिकली, ये क्यों हमारे लिए स्टैटिस्टिकली सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट पैदा करता है। ओके, एंड वी इजीली थिंक एसोसिएटिवली, वी थिंक मेटाफोरिकली, वी थिंक कैजुअली, बट स्टैटिस्टिक्स requires thinking about many things at once, which is something that system 1 does not design to do. Okay, सिस्टम वन क्या करता है? जो ऑटोमेटिक होता है, जब हम ऑटोमेटिक करते हैं ना, एक टाइम पे हम ज़्यादा मल्टीटास्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सिस्टम टू होता है, जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। जो हमें क्या करना है, हमारे हाथ में है कि हाँ, हम एक टाइम पे दो काम करना है तो हम दो काम कर सकते हैं, हमारे ऊपर वो है, कंट्रोल है उसी पर। अगर हमारे पास कंट्रोल नहीं है उस चीज़ की तो हम एक टाइम पे 3-4 काम नहीं कर सकते। ओके, इसी के ऊपर भी ये पार्ट टू बात करता है। एंड आल्सो कहते हैं स्टैटिस्टिकल थिंकिंग क्या है? स्टैटिस्टिकल थिंकिंग ये है जो एक टाइम पे जो मल्टीटास्किंग वाला जो सिस्टम होता है, उसे ही हम स्टैटिस्टिकल थिंकिंग कहते हैं। ओके, द डिफिकल्टीज ऑफ स्टैटिस्टिकल थिंकिंग contribute the main theme of the part 3. ओके, जो पार्ट 3 के बात करा जाए, पार्ट 3 में ये है कि जो स्टैटिस्टिकल थिंकिंग है उसी के ऊपर बहुत गौर किया गया है। एंड विच डिस्क्राइब्स ए पजलिंग लिमिटेशन ऑफ आवर माइंड, आवर एक्सेसिव feel something you did, it just happened to you, it was an instance of fast thinking. ओके, जो लास्ट पार्ट 3 जो बात करता है, जो स्टैटिस्टिकल थिंकिंग बात करता है, वो क्या करता है? वो पजलिंग लिमिटेशन, इन हमारे दिमाग के जो पजल होते हैं, जो लिमिट होते हैं, उसे वो ठीक करता है, सही करता है, या बढ़ाता है या कमाता है। ओके, एंड जो भी चीज़ हम एक्सेसिव फील करते हैं एंड कुछ भी हम करते हैं, कुछ अचीवमेंट करते हैं, उसके ऊपर वो ट्रिगर करके वो चीज़ करता है। एंड इट जस्ट हैपन टू यू, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, इट वाज इंस्टेंस फास्ट थिंकिंग, ये है फास्ट थिंकिंग है। ओके, स्टैटिकल थिंकिंग मतलब फास्ट थिंकिंग। समझ लो, ऐसी एक बात है कि फास्ट थिंकिंग कैसे, अगर तुम एक टाइम पे ज़्यादा काम कर रहे हो तो तुम्हें अपना सोच को भी फास्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए यही सेम चीज़ कह रही है कि इंस्टेंट ऑफ फास्ट थिंकिंग, दैट इज द स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। स्टैटिस्टिकल थिंकिंग मल्टी, एंड जो सिस्टम वन वाला होता है जो ऑटोमेटिक होता है, उसी के ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं है। एंड नाउ लुक ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लिखा है नीचे, ये देख सकते हो, लगभग 2 पैराग्राफ्स की। ओके, पहली तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉरी फॉर लाइट आने से पीछे से, मेरे विंडो है ना, वो थोड़ी बाहर थोड़ा हवा चल रहा है तो वो विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो गई थी, तो सॉरी उसके लिए। तो नाउ कमिंग टू दैट प्रॉब्लम, क्या है कि यू न्यू इमीडिएटली दैट दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड प्रोबेबली न्यू दैट यू
could solve it with paper and pencil. If not without, you also had some vague intuitive knowledge of range of possible results. You would be quick to recognize that both one 12,609 and 123 are plausible without spending some time on the problem. However, you would not be certain that the answer is not 568. A precise solution did not come to mind, and you felt that you could choose whether or not to engage in the computation. If you have not done so yet, you should attempt the multiplication problem now, completing at least part of it, and you experienced slow thinking as you proceeded through a sequence of steps. You first retrieved from memory the cognitive program for multiplication that you learned in school. Then you implemented it and carrying out in memory as you needed to keep a track of where you were and of where and you were going, and while holding on to the intermediate result. The process was mental work, deliberate, effortful, and orderly, a prototype of slow thinking. The computation was not only an event in your mind, your body was also involved. Your muscles tensed up, your blood pressure rose, and your heart rate increased. Someone looking closely at your eyes while you tackled this problem would have seen your pupils dilate, your pupils attracted, contracted, back to normal size as soon as you ended your work. When you found the answer, which is 408 by the way, or when you gave up. ओके, मैं अभी इसे बुक को साइड में रखता हूँ एंड इस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करना चाहूँगा. ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है. ओके, प्रॉब्लम एक मैथमेटिक्स के ऊपर है. प्रोबेबली आप सभी को पता होगा मल्टीप्लिकेशन के बारे में, लेकिन एक ऐसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि हम कभी कभी कोई इंसान होते हैं ना, वो अपनी जुबान पे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ऐसे ही हुआ, हाँ ऐसे हाथ हिला रहे होते हैं. ओके, एंड कोई को तो हाथ भी नहीं हिला रहे, वो आंखों से हाँ ये हुआ, ऐसे 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 आके इधर उधर वो चल रही होती है. ओके, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कहते हैं कि जब आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, सपोज मुझे 2 × 2 करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं सोचूंगा कौन सी प्रोसीजर यूज़ करूँ. जो तो आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ मैं क्लास टाइम पे, मेरे जो स्कूल टाइम पे मुझे ये सिखाया गया था ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मुझे याद करना पड़ेगा वो प्रोसीजर. पर प्रोसीजर याद करने के बाद उसके बाद आपको एफर्ट देना पड़ेगा, बिना एफर्ट तो नहीं हो सकता. एंड उसके साथ साथ सही तरीके से आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है, वो भी दिमाग में. ओके, वो भी कुछ सेकंड मिनटों में करना है. लेकिन नहीं तो आप अगर थोड़ी सी टाइम लग जाएगा ना, आपके दिमाग में से वो जुबान पे से तो नहीं हो सकता, आपको खाता पेन लाना ही पड़ेगा. ओके, आज है मैथमेटिक्स स्टूडेंट, मुझे भी पता है. ओके, ये होता है ऐसा, अगर थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लग गया ना, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे. कन्फ्यूज हो जाओगे तो आप माइंड में तो उसे रख नहीं सकते, तो आपको फोर्सफुली आपको पेन और नोट लेना पड़ेगा एंड उस पर आपको लिखना पड़ेगा. ओके, ये प्रॉब्लम ये था. एंड आप देख सकते हो जब आप प्रॉब्लम वो मल्टीप्लिकेशन को आप कर रहे होते हो, आपके दिमाग में नॉट ओनली आपके ब्रेन काम कर रही होती है, नॉट ओनली आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस काम कर रही होती है, आल्सो तुम्हारी जो मसल्स होती है, मसल्स भी टेंस स्ट्रेस होते हैं. एंड उसके साथ तुम्हारे आँखें का जो होते हैं ना, आँखें भी पपिल्स करते हैं. पपिल्स मतलब आई थिंक ऐसे 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 बड़ा होता है, हाँ ऐसे ऐसे करना. मेरे आँखों को देख सकते हो उसी हिसाब से. एंड जब आप उसे सॉल्व कर देते हो एंड आंसर आ जाते हैं 4 आता है, तो आप हाँ नॉर्मल आते हो. ओके, बहुत सारे प्रोसेस चलता है बीच में, हमें पता नहीं चल रहा है. बट जो सपोज मैं एग्जांपल लूँ अपना ही, अभी मैं आपके साथ जो भी बोल रहा हूँ,
मैं बोलने से पहले मैं सोच रहा हूँ ना क्या कहना है इसमें, और प्रोसेस होकर मेरे दिमाग में आता है, दिमाग से मेरे जुबान पे आते हैं, जुबान से मैं आपको साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, तो आप सुनते हो। ओके, ऐसे ही ओके ने आज में इंट्रोडक्शन का ये पार्ट था, लास्ट पार्ट था, बट इसके साथ साथ मैं टू सिस्टम जो कि इस बुक की इस बुक की जो पार्ट 1 है, टू सिस्टम, उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं आज। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं, एंड उसके बाद कल से हम प्लॉट सिनॉप्सिस के बारे में बात करेंगे, उसके साथ कंप्लीट उसके बारे में वो बात की बात रहेगी, बट आज हम टू सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, टू सिस्टम, psychologists have been intensely interested for several decades into the two modes of thinking evoked by the picture of angry woman and by the multiplication problem, and have offered many labels for them, and I adopted terms originally proposed by the psychologist Keith Stonewich and Richard West, and will refer to the two systems in the mind, system 1 and system 2. ओके, यहाँ ये जो पैराग्राफ मैंने रीडिंग किया इसमें कहते हैं एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं टू मोड्स ऑफ थिंकिंग, दो जो मोड्स होते हैं हमारे ब्रेन के, जो टू मोड्स होते हैं थिंकिंग करने के, जो टू मोड्स होते हैं उनके ऊपर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनके ऊपर स्टडी करने के, एंड वो क्या करते हैं, एंड ओरिजिनली प्रपोज साइकोलॉजिस्ट, और जो कि ओरिजिनली अप्रोच करे थे बाय द केटी स्टोनविक एंड रिचर्ड वेस्ट। ओके, वो रेफर करते हैं टू स्टेज ऑफ माइंड, जो कि सिस्टम 1 सिस्टम 2, जो कि हम इस पार्ट में बात करेंगे। ओके, तो सिस्टम 1 सिस्टम 2 मैं जो बोलता हूँ इस आपके सामने, तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिस्टम 1 सिस्टम 2 क्या है। तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी मैंने जो पिछले जो पैराग्राफ है उसमें भी मैं बात किया था कि सिस्टम 1 सिस्टम 2 क्या है। वहाँ पर मैंने बोला था कि सिस्टम 1 वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन जो हमारे दिमाग में होता है, जो थिंकिंग करने में कोई फोर्सफुल एफर्ट नहीं देना पड़ता है, कोई ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, बट जो सिस्टम 2 होता है वो स्टैटिस्टिकल थिंकिंग होता है, जो भी हम कंट्रोल करते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल हमारे पास होता है। ओके, कितना हम सोचें, ओके, वो सिस्टम 2 है। बट यहाँ पर क्या है पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द सिस्ट, उनके जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, वो केनीथ स्टोविक और रिचर्ड, उनके ऊपर उनके हिसाब से क्या डेफिनेशन है सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 का, उसके बारे में अभी मैं रीडिंग करने वाला हूँ। तो सिस्टम 1 क्या है? ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली एंड क्विकली एंड विथ लिटिल और नो एफर्ट और नो सेंस ऑफ वॉल्यूंटरी कंट्रोल। ओके, सही बात है। जो मैंने ऑलरेडी पिछले बार मैंने जो इससे पहले जो प्रीवियस वाला जो पैराग्राफ है, जो व्हाट नेक्स्ट जो टॉपिक में मैंने बात किया था सिस्टम 1 सिस्टम 2, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी कहा गया है कि जो सिस्टम 1 होता है जो ऑपरेट ऑटोमेटिकली होता है, हमें कोई एफर्ट देना भी पड़ता नहीं है। ओके, नो सेंस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल, हमारे इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज आप एक रास्ते में जा रहे हो, एंड सामने से एक कार चली, तो आप जब कार देखा तो आपके दिमाग में भी ऑटोमेटिकली कार की छवि आई कि नहीं? ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसे हम सिस्टम 1 कह सकते हैं। ओके, एंड सिस्टम 2 की डेफिनेशन के आए तो सिस्टम 2 क्या कहता है? allocates attention to the effortful mental activities that demand it, including complex computations. The operations of systems 2 are often associated with the subjective experience of agency, choice, and concentration. ओके, सिस्टम 2 क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा इसे करने में, इस थिंकिंग को करने के लिए।
जैसे कि मेंटल एक्टिविटीज़ रह गया, जो कि हमें कब करते हैं, जब हमें किसी चीज़ को याद करना पड़ता है, याद करवाते हैं, तो उस टाइम पे सिस्टम 2 की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें हमारी पूरी कंट्रोल होती है। हाँ, इस चीज़ को हम सोचेंगे, इस चीज़ को हम करना है, इस चीज़ को नहीं करना है। एंड बड़े-बड़े जो कंप्यूटेशन करना पड़ता है, जैसे बड़े-बड़े मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो गया, आपको वहाँ पर दिमाग में करना है, अपनी मुँह पर ही। तो उसमें भी ये कैलकुलेशन होता है, दैट वर्क इन द सिस्टम 2 के हिसाब से वो काम चलती है। ओके, एंड एसोसिएटेड विद सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एजेंसी, चॉइस एंड कंसंट्रेशन, आप कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ के ऊपर करने में, एंड जो चीज़ आप कर रहे हो कंट्रोल आपका है, उसी ऊपर आप कंट्रोल कंसंट्रेशन देकर उस चीज़ को कर रहे हो, वो सिस्टम 2 में अंदर जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट देखें, द labels of System 1 and System 2 are widely used in psychology, but I go further than most in this book, which you can read as a psychodrama with two characters. Okay, बेसिकली जो सिस्टम 1 सिस्टम 2 टर्म हम रीडिंग करते हैं, इन साइकोलॉजी में हम रीडिंग करते हैं, बट ऑथर कहते हैं मैं इस बुक में भी एक सही सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बारे में अच्छी से बताया हूँ, जो कि एक टॉपिक है साइको ड्रामा। टू कैरेक्टर्स, ऑब्वियसली टू कैरेक्टर्स मीन्स एक सिस्टम 1 होगा ऊपर बेस्ड होगा एंड दूसरा सिस्टम 2 के ऊपर बेस्ड होगा, उससे लिखे हैं इस चीज़ में, एंड उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो coming to the next paragraph, when we think of ourselves, we identify with system 2, the conscious reasoning self that has beliefs, makes choices, and decides what to think about and what to do. Although system 2 believes itself to be where the action is, and the automatic system 1 is hero of the book. I describe the system 1 as effortlessly originating impressions and feelings that are the main sources of the explicit beliefs and the deliberate choices of the system 2. The automatic operations of the system 1 generate surprisingly complex patterns of ideas, but only the slower system 2 can construct thoughts in an orderly series of steps. I also describe circumstances in which system 2 takes overruling the freewheeling impulses and associations of system 1. You will be invited to think of the two systems as agents with their individual abilities, limitations and functions. ओके, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? इस पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि सिस्टम 1 सिस्टम 2, एक अगर हम दो पर्सन को लेते हैं, इफ वी टेक सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 एज टू पर्सन्स, then we know every person has a different abilities, different perspective, different limitations, different boundaries. In same case, system 1 have different limitations, boundaries and everything, and also same as in system 2. तो सिस्टम 1 फिर से यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी से कहा गया है सिस्टम 1 के बारे में। सिस्टम 1 क्या होता है? सिस्टम 1 ये है कि स्माइल करना। किसी कोई आपको देखा स्माइल कर रहा है तो आप भी स्माइल दे रही है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड सिस्टम 2 क्या है? जो आपके ऊपर कंट्रोल होता है। ओके, वो कंट्रोल, जो चीज़ आप डिसाइड करते हैं ये करना है मुझे, ये नहीं करना है, एंड क्या मुझे सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये सब सिस्टम 2 में जाता है। ओके, सिस्टम 2 के बारे में, सिस्टम 1 के बारे में अब मैं अभी आपको बताया कि वो हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, डिफरेंट लिमिटेशंस एंड डिफरेंट फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट अनदर इज इन रफ ऑर्डर द complexity. Here are some examples of automatic activities that are attributed into system 1. ओके, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि सिस्टम 1 के ऊपर काम करता है, जो कि ऑटोमेटिकली attributed to the system 1. तो क्या क्या है? तो लेट्स लुक डाउन। फर्स्ट, डिटेक्ट द वन ऑब्जेक्ट इज मोर डिस्टेंस दैन अदर। एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, मोर डिस्टेंट दैन अदर। ओके, किसी चीज़ को गौर से देखना, ऑटोमेटिकली देखे। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपको, जब रास्ते में जा रहे हो, किसी चीज़ को देखा नहीं है
उसे ख्याल नहीं किया, लेकिन आपके सपने में वो आता है, एंड आप सोच रहे होते हैं कि अरे यार ये तो मेरे साथ हुई नहीं है, ये तो मैं कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे सपने में कैसे आ सकती है। ओके, ऐसा हुआ है ना कभी? हाँ, इसलिए होता है क्योंकि वो हम कॉन्शियसली जो ऑटोमेटिकली वो अपने मेमोरी में सेव हो जाता है उस चीज़, वो सारे जो थिंग्स। एंड सेकंड इज orient to the source of a sudden sound, orient to the source of sudden sound, hotter sound। जैसे कि अगर हो गया, ओके, ये मेरे हिसाब से आई डोंट इसकी सही मीनिंग है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने समझा इसे, अगर देखो कभी कभी आपको ऐसा होगा, आप हठात किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हो, एंड शॉक और होकर आपके मुंह से कुछ आवाज़ निकलती है, साउंड आती है। ओके, वो ऑटोमेटिकल हो जाता है। अब आपको डर लग रहा है ऑटोमेटिकली, तो आप आवाज़ आएंगे, चिल्लाते हो, है कि नहीं? वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये सारे भी सिस्टम 1 में आता है। एक नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज कंप्लीट फ्रेज, ब्रेड एंड, ये थोड़ी सी कंप्लीट द फ्रेज, ब्रेड एंड जो भी, ये सारे चीजें ना कंप्लीटली होता है, ऑटोमेटिकली हो जाए तो कंप्लीट भी होता है। जैसे कि आपके बैकग्राउंड में कभी कभी आपके फ़ोन के सिस्टम, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपके फ़ोन के सिस्टम में आप किसी ऐप को इंस्टॉल करें, एंड आपको आप ऐसे ही अलाउ करते मरते चले जाए, मतलब अलाउ करके और अलाउ कर लिया, एंड आपको पता नहीं है कि आपके जो बैकग्राउंड में वो आपके बिना अनुमति के, बिना उस ऐप चलाए वो बैकग्राउंड में चल रही होती है। जैसे कि सपोज मैं वीडमेट का भी लेता हूँ एग्जांपल। ओके, वीडमेट एक ऐप होता है, उसे अगर आप डाउनलोड करोगे ना, डाउनलोड करने के बाद उसे अगर आप यूज़ भी नहीं करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रनिंग होता है। ओके, कंप्लीटली रनिंग होता है। ये होता है कंप्लीट द फ्रेज, बैकग्राउंड में काम करता रहता है ये हर वक्त। नेक्स्ट है चौथा, मेक ए डिस्गस्ट फेस व्हेन शोन ए हॉरिबल पिक्चर। ओके, डिस्गस्ट फेस, सपोज आप किसी एक चीज़ को देखा जो कि डरावना है, तो आपको फेस की भी चित्रे उड़ जाएंगे, आपकी फेस की भी एक्सप्रेशन ना डिफरेंट होती है, ये भी ऑटोमेटिकली आता है। ओके, एक नेक्स्ट आता है डिटेक्ट हॉस्टिलिटी इन ए वॉइस। आपकी जो वॉइस, जो आपके सामने अगर कोई आपके साथ रूडली बात कर रहा है, तो आप समझ जाते हो कि हाँ भाई ये रूडली बात कर रहे हैं, एंड उसके हिसाब से आप भी उनके हिसाब से बात करते हैं। अगर उनके वॉइस से ही पता चलता है कि हाँ भाई ये कैसा, अभी इसकी सिचुएशन कैसी है। ओके, एंड नेक्स्ट इज आंसर 2+2। ओके, ऑटोमेटिकली कर दोगे यार, बहुत ईजी है, आप जो स्कूल में ही पढ़ते आए हो, 2+2 क्या है 4, ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात आती है बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन की, 1000 टू मल्टीप्लाइड टू 23, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, यहीं पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकल 2+2 क्या होता है भाई, 4 होता है, ऑब्वियसली कोई सोचना नहीं पड़ता। एंड रीड वर्ड्स ऑन लार्ज बिल बोर्ड्स, एंड जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स में बात है सब, रीड वर्ड्स ऑन लार्ज बिल बोर्ड्स क्या है, जो बाहर देखते हो, बाहर बाहर कभी आप मार्केट गए होगे तो वहीं पर बहुत बड़े बड़े पर्दे एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा जाता है, एंड उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। जब उसकी आपकी नज़र वहाँ पर जाती है, तो आपके दिमाग उसे ऑटोमेटिकली रीडिंग करता है। आप उसे रीडिंग नहीं करते, लेकिन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो रीड हो जाता है, हाँ भाई ये लिखा है, हाँ इसमें यह लिखा है, हाँ। ओके, सपोज मैं अभी जो वर्तमान का, अभी जो रीडिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने एक ड्रेस है। ओके, मेरे दोस्त का ड्रेस है, एंड वहीं पे लिखा है। जब मैंने आपको ये बोल रहा था तो मेरी नज़र उस पर गई, तो मेरी ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में वो मैंने रीड कर दिया ऑटोमेटिकली। मैंने उसे रीडिंग नहीं करना चाहा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रीड हुई मेरे दिमाग में। ओके, दिस इज द रीड वर्ड्स ऑन लार्ज बिल बोर्ड्स, ऑटोमेटिकली हमारी रीडिंग हो जाती है अंदर से। नेक्स्ट इज ड्राइव ए कार ऑन ए एम्प्टी रोड, ड्राइव ए कार ऑन ए एम्प्टी रोड। एंड नेक्स्ट इज फाइंड ए स्ट्रॉन्ग मूव इन चेस इफ यू आर चेस मास्टर। ओके, जब आप चेस खेलते हो तो आप दिमाग में आपको, हाँ इसके बाद अगर ये मूव लेता है तो मुझे ये मूव लेना पड़ेगा, अगर ये लेता है तो ये लेना है,
तो अगर आप चेस खेलते हो या चेस मास्टर हो तो आपको ऐसे दिमाग में ही आप सब प्लानिंग करना पड़ता है। आ, ये चीज़ तो चेस में नहीं, आप हर चीज़ में लगा सकते हो, जैसे कि क्रिकेट में हो गया, जो भी स्पोर्ट्स में, रनिंग में भी हम कितना रनिंग करें तो सही होगा। अगर वे इतना रनिंग करता है तो मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा रनिंग करना पड़े, सब में ये आप कर सकते, अप्लाई कर सकते होता है। फाइंड अ स्ट्रॉन्ग मूव इन चेस एंड अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंसेस। ओके, आप जो ओके सिंपल, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आई एम ए गुड बॉय। आप इसे तो पढ़ के आए हो, तो इसे आप समझने के लिए कोई एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। आई एम ए गुड बॉय, हाँ भाई तू अच्छा बच्चा है। ओके, नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज दैट ए मीक एंड टीडी soul with a person with a passion for detail resembles an occupational stereotype। ओके, ये कहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि टीडी एंड जो मीक पर्सन होते हैं वो चुपचाप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि उस सारा में क्या होता है, उनका सब पता है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है, अपने अंदर छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, चुपचाप साइलेंट। ओके, ऐसी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये रिकॉग्नाइज करने में भी मदद करता है, सॉरी यूज करना बोल रहा था, रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। ओके, ये तो ये जो जितने भी मैंने अभी जो बताया था जो एट्रीब्यूटेड है, जो कि सिस्टम 1 के बारे में सारे थे। एंड कमिंग टू द अनदर पैराग्राफ जो कि है, ऑल दीज मेंटल इवेंट्स बिलोंग विथ एन एंग्री वोमेन, they occur automatically and require little or no effort. The capabilities of System 1 include intake skills that we share with other animals. We are born prepared to perceive the world around us, recognize objects, orient attention, avoid losses. 9 seconds. Many thousands of people have been seen the video, and about half of them do not notice anything unusual. It is the counting task, and especially the instruction to ignore one of the teams, that causes the blindness. No one who watches the video without that task would miss the gorilla seeing the orienting or automatical function of system, but they depend on the allocation of some attention to the relevant stimulations. The authors note that the most remarkable observation of their study is that people find its results very surprising. Indeed, the viewer who failed to see gorilla are initially sure that it was not there. They cannot imagine missing such a striking event. The gorilla study illustrates two important facts about our mind. We can blind to obvious, and we are also blind to our blindness. ओके, ये बहुत बड़ी अच्छी बात इसमें है, इस पैराग्राफ में जो अभी मैंने रीडिंग किया, जो ऊपर मैंने जो प्रीवियस में जो बात किया था अबाउट सिस्टम 1 के बारे में, जो कंट्रीब्यूट बहुत सारे थी उसके ऊपर, बट जो अभी लास्ट में जो मैंने जो पैराग्राफ रीडिंग किया उसमें क्या ऑथर कहते हैं कि हम दो टाइप में ब्लाइंड हो सकते हैं। एक तो पैदाइश ब्लाइंड, मतलब हम पैदाइश हमें दिखाई नहीं देती है, एंड दूसरी होता है हमारे दिमाग से पैदल होना, मतलब हमें दिमाग से भी ब्लाइंड होता है। कैसे? सपोज आप मूवी देख रहे हो, ओके, मूवी देख रहे हो एंड आपको उस मूवी में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो, तो ऐसे ही देख रहे हो, तो आप तो मूवी देख रहे हो, बट मूवी में जो सीन्स चल रहे हैं, सपोज हम गोरिल्ला का सीन लेते हैं, तो आपको गोरिल्ला तो दिखा ही नहीं, आपको आप तो देखे ही नहीं, एंड आप क्या सोचे कि इसमें तो इस मूवी में क्या गोरिल्ला नहीं है, बट एक्चुअली में गोरिल्ला उसमें है। इसे ही कहते हैं क्या, ब्लाइंड टू ऑब्वियस बाय आवर माइंड। हमें दिमाग थोड़ा, हम उसमें ऑटोमेटिकल होता है, बट हमें उसमें अच्छे से देखा नहीं, नोटिस नहीं किया। ओके, एंड कभी कभी आप देखे होंगे, टीम के बारे में बात करते हैं, टीम या चेस प्लेयर्स में देख लो, कभी कभी आप एक ऐसे फास्ट मूव्स करते हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, एंड होने के बाद आपको लगता है कि अरे भाई मैं क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना था लेकिन मैंने कर दिया। ये होता है ऑटोमेटिकली, आप फास्ट थिंकिंग करते, थोड़ी सी भी सोचते नहीं। अगर तुम सोचते हो क्या करना है
तो ये सिस्टम 2 के अंदर आएगा। ओके, इतना ही आज इतना ही मैं रीडिंग करना चाहूँगा। एंड एक थोड़ी सी 2 पैराग्राफ में सॉरी 2 टॉपिक के बारे में बात किया था। पहला है हमारा 2 सिस्टम जो कि इंट्रोडक्शन था पार्ट 1 की, एंड नेक्स्ट है व्हाट कम्स नेक्स्ट, क्या आगे आएगा, वो आल्सो द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन की पार्ट बोल सकते हो उसे। ओके, तो एंड जो लास्ट जो पैराग्राफ में उसमें बहुत बड़ी अच्छी बात क्या गया है, ऑथर कहते हैं हमारे माइंड के बारे में क्या कहते हैं कि वी कैन ब्लाइंड टू ऑब्वियस, हम जानबूझकर भी हम अंधे हो सकते हैं, या हम पैदाइश भी अंधे हो सकते हैं। ब्लाइंड टू आवर ब्लाइंडनेस, आँख दिखाई नहीं देती है तो हम ब्लाइंड है, अगर ऑब्वियस है तो भी हम ब्लाइंड है। ओके, आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ। एंड ये सारे जो इंट्रोडक्शन था इस बुक की, एंड आल्सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट 1 जो कि 2 सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। एंड आज के बारे में थोड़ी सी जाने से पहले आपकी एक हिस्सा आपको बोलना चाहूँगा मेरे आज की। ओके, आज मैंने सुबह 5 बजे 5 बजे उठा। उठने के बाद थोड़ी सी मैंने रीडिंग की, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा भी नहीं किया होगा मैंने। एंड थोड़ी सी मुझे नींद आई। नींद आने के बाद मैंने क्या किया, थोड़ी सी 15 मिनट का थोड़ा गैप लेते हैं। 15 मिनट का लेने के लिए मैं चला गया मेरे बेड पे। बेड में थोड़ी सी लेटा था, क्या आँख खोलते ही थोड़ी सी आँख ऐसे बंद किया था। बंद करने के बाद थोड़ी सी आँख खोलने के बाद देखा कि भाई मेरे यहाँ पर तो 11 बज चुके हैं। एंड मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सोचो, ये अच्छी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा इसमें गौर करना। मेरे दिमाग ने कहा मुझे कि एक्सरसाइज नहीं करना, आज बहुत लेट हो गया है। लेकिन मेरे मन में भी और एक चीज़ है, अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो बाद में नहीं कर पाएंगे, थोड़ी रिग्रेट रह जाएगी। मेरे मन में कहा कि नहीं करना है, लेकिन मैं कहा कि नहीं करना है मुझे, तो मैंने करा। एंड उसके बाद करने के बाद मुझे रीडिंग करना, क्योंकि अगर खाने के बाद मैं वीडियो बनाता तो नींद आती है खाने के बाद, तो आप सभी को पता है। तो उससे पहले मुझे वीडियो बनाना था। लेकिन जो मैं एक्सरसाइज करा, एंड उस बीच में मुझे याद आया कि मैंने ना मुझे भी ड्रेस साफ करना, क्लीन वॉश करना था मेरा कॉलेज क्लॉथ को, यूनिफॉर्म को, तो उसे करना था। तो मैंने उसे पहले अपना नहाने के बाद जो मेरा जो काम था उसे कंप्लीट किया। एंड आने के बाद इस वक्त ना मैं ये रीडिंग का बात ना भूल गया था। आई फॉरगेट अबाउट इट कम्प्लीटली। एंड जब मैं लॉन्च करने के बाद मुझे, और इस बीच में मुझे और 2 घंटे चाहिए थे पढ़ने के लिए, मेरे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसमें मेरे एक डाउट आया कि भाई अभी तो 2 बज गए हैं, थोड़ी सी इंस्टाग्राम चलाते हैं। एंड जो पहले वाला जो वीडियो शुरुआत में जो मैंने बताया था कि जो क्वेट के बारे में, वो क्वेट ना वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मुझे मिला था, एंड बहुत अच्छी लगी। ओके, एंड उसके बाद ऐसे करते तो मैं और एक बात कि आज आरसीबी और आरआर का मैच था, तो इतने सारे मैं मैनेज करना थोड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, लेकिन आई विल डू इट। एंड बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैंने ये रीडिंग भी कर दिया, पढ़ाई भी की, एंड आईपीएल मैच भी देख लिया। तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड इससे जाकर अपलोड करना है। आई एम हैप्पी एंड आई एम गुड, एंड थैंक यू आप सभी को, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी को, एंड मेरे मम्मी, मेरे पापा, सबको मेरा धन्यवाद। एंड मेरे दोस्तों, एंड मेरे सराउंड में जो भी हैं, एंड जो मेरे ज़िंदगी में से चले गए हैं, जो मेरे ज़िंदगी से आने वाले हैं, एंड जो अभी भी हैं, उन सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। एंड इतना ही, एंड मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो ख्याल रखना अपना, एंड कभी भी स्माइल को अपने से दूर मत करना, हर वक्त स्माइल करना। ओके।